नेटफ्लिक्स की एडोलेसेंस एक ऐसी सीरीज है जो मिस नहीं करनी चाहिए। स्टीफन ग्रैम और जैक थॉर्न ने एक बहुत ही मैच्योर और हार्ड हिटिंग नैरेटिव सामने लाया है जो टॉक्सिक कल्चर, मिसोजिनी और मैस्कुलिनिटी के फ्लॉड कॉन्सेप्ट्स को एक्सपोज करता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस सीरीज में क्या हुआ। सीरीज की शुरुआत एक इंटेंस सीन के साथ होती है। डीआई बेस्कॉम और उसकी टीम एडी मिलर के घर पर रेड करते हैं और उनके 13 साल के बेटे जेमी को अरेस्ट कर लेते हैं। उस पर अपनी क्लासमेट केटी का मर्डर करने का इल्जाम लगा है। एडी और उसकी फैमिली शॉक में आ जाती है। उनकी तरफ से एकदम ये कैसे हो सकता है वाला रिएक्शन देखने को मिलता है। एक पेरेंट के लिए ये एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि उनका बच्चा किसी का मर्डर कर सकता है। जेमी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और जैसे ही इंटरोगेशन स्टार्ट होती है वो तुरंत टूट जाता है। वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता और जो कुछ भी चल रहा है वो उसके लिए एक हॉरिफाइंग सपने की तरह लग रहा होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर एक स्टेप मिलर परिवार के लिए एक इमोशनल टॉर्चर की तरह होता है। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ती है, जेमी और उसकी फैमिली का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन दिखने लगता है। हाँ, पुलिस वाले अपने अप्रोच में कॉर्डियल और प्रोफेशनल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोसेस उनके लिए आसान होगा। एक 13 साल का लड़का, मर्डर चार्जेस और एक टूटा फूटा फैमिली, ये सब मिला के एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। जेमी को स्टेट अपॉइंटेड लॉयर दिया जाता है जो उससे बोलता है कि वो उस रात के बारे में कोई भी सवाल का जवाब ना दे। जेमी भी बहुत ध्यान से चलता है और डीआई और उसके कॉलीग्स को एक भी डिटेल नहीं देता। लेकिन फिर पहले एपिसोड के अंत में डीआई ने एडी को एक वीडियो दिखाया जिसके बाद वो एकदम चुप हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो सीसीटीवी फुटेज थी उस रात की जब केटी का मर्डर हुआ था। वीडियो में एडी ने देखा कि उसका बेटा जेमी ने केटी को बहुत बार छुरी से मारा और फिर वहां से भाग गया जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। एडी पूरा बिखर गया। उसे समझ नहीं आया कि वो अपने बेटे से क्या बोले। जेमी तब तक ये कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और एडी उसकी बात मान रहा था। एक बाप के लिए ये मानना मुश्किल था कि उसका 13 साल का बेटा किसी का मर्डर कर सकता है, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद सब बदल गया। एडी जानता था कि वो अब सच्चाई से भाग नहीं सकता, लेकिन जेमी फिर भी बोलता रहा कि उसने कुछ भी नहीं किया। वो डिनायल मोड में था। उसे पता था कि उसने मर्डर किया है, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। जब वीडियो जेमी और एडी को दिखाया गया तो लॉयर और पुलिस वाले वहाँ से चले गए ताकि बाप और बेटा अकेले में बात कर सके, लेकिन केस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। पुलिस को जेमी के मोटिव का पता लगाना था और ये भी ढूंढना था कि मर्डर करने वाली छुरी कहाँ छुपाई गई है। डीआई बेस्कॉम जानता था कि उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस होना जरूरी है, वरना जेमी कानून के लूप होल्स का फायदा उठा सकता था। इसलिए डीआई जेमी के पास्ट और मोटिव्स को समझने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ब्रायनी एरिस्टन दूसरी चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट थी जो जेमी से बात करने आई थी और समझना चाहती थी कि उसने ये क्राइम क्यों कमिट किया। ब्रायनी ने छोटी मोटी बातें करके कन्वर्सेशन स्टार्ट की, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी पूरा मामला ही बदल गया। ब्रायनी ने जेमी की सोच को समझने की कोशिश की। उसका नजरिया लड़कियों के बारे में क्या था, मैस्कुलिनिटी को लेकर उसके विचार क्या थे और समाज को लेकर उसकी सोच कैसी थी, ये सब उन्होंने डिस्कस किया। जेमी को सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर भेजने से पहले, जहां जुवेनाइल्स को इवैल्यूएशन के लिए रखा जाता है, डीआई बेस्कॉम ने उसकी क्लासमेट्स और दोस्तों से बात की। बेस्कॉम के बेटे ने उसको जेमी और केटी के इंस्टाग्राम इंटरैक्शंस दिखाए। उसका बेटा जो जेमी का सीनियर था उसने बताया कि केटी ने जेमी को काफी बुली किया था और उसको इंसेल या नपुंसक भी कहा था। बेसिकली जेमी का मजाक उड़ाया गया था क्योंकि उसके रोमांटिक पार्टनर्स नहीं थे। बेस्कॉम को समझ आया कि जेमी सोशल मीडिया पर मिसोजिनिस्ट जैसे एंड्रयू टेट की बातों से प्रभावित होता था। वो ऐसे विचारों में विश्वास करने लगा था जो कि प्रॉब्लमेटिक थे, जैसे कि 80% लड़कियां सिर्फ 20% लड़कों को पसंद करती है। जेमी ने ये मान लिया था कि वो बदसूरत है और किसी भी लड़की के साथ होने लायक नहीं है जो समाज के हिसाब से सुंदर मानी जाती हो। उसके अंदर बहुत से दबे हुए गुस्से थे जो सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर में काउंसलर से बात करते वक्त सामने आ गए। हमने देखा कि कैसे जेमी बार बार अपना टेम्पर लूज कर रहा था और उस लेडी पर चिल्लाने लगा जो लिटरली उससे उम्र में 3 गुना बड़ी थी। काउंसलर के साथ इस कॉन्वर्सेशन के दौरान जेमी ने अनजाने में काफी चीजें उगल दी। उसने बताया कि उसने केटी की कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज देखी थी जो पूरे स्कूल में सर्कुलेट हो चुकी थी। जेमी को लगा कि केटी अपने लाइफ में एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसने सोचा कि वो उसके इस वीक मोमेंट का फायदा उठा सकता है। जेमी ने उसे डेट पर चलने के लिए बोला, लेकिन ये उस पर उल्टा पड़ गया। केटी ने उसका इंसल्ट किया और उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि उसने कैसे सोच लिया कि वो उसके जैसे एक लड़के के साथ डेट पे जाएगी। उसी रात के बाद केटी ने सोशल मीडिया पर उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करनी शुरू कर दी और जेमी इतना ट्रिगर्ड हो गया कि अपनी इम्पल्सेस कंट्रोल
कंट्रोल नहीं कर पाया। जेमी ने ब्रायोनी को ये भी बताया कि एक टाइम ऐसा आया जब वो केटी का फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिस तरीके से उसने इस बात को बोला, उससे ऐसा लगा जैसे वो अपने आप को अपने दोस्तों से बेहतर समझता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की की प्राइवेसी वायलेट नहीं की थी। ये सुन के ब्रायोनी को समझ आ गया कि जेमी की सोच कितनी टॉक्सिक और मेस्ड अप है। मीटिंग के दौरान एक और मोमेंट आया जब जेमी का गुस्सा फिर से फूट पड़ा, जब उसने सुना कि ये उसकी ब्रायोनी के साथ आखिरी मीटिंग है। जेमी अंदर ही अंदर डर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसने ब्रायोनी को इतना कुछ बता दिया था जो उसके अगेंस्ट जा सकता था। वो नहीं चाहता था कि उस पर कोई बुरा इंप्रेशन पड़े, लेकिन अपनी इम्पल्सेस कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब ऐसा लगा कि जेमी को एक अजीब सी खुशी मिल रही थी, एक ऐसी औरत को डराकर जो उससे उम्र में कई ज्यादा बड़ी थी। उसे पता था कि ये उसके केस के लिए बुरा साबित हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसने ब्रायोनी को देखा और उससे बात किया, उससे महसूस हुआ कि उसे ये सब करने में मजा आ रहा था। जेमी क्लियरली एक पावर पोजीशन में रहना चाहता था, उसे डोमिनेट करना पसंद था क्योंकि उसको लगा कि एक मर्द होने का मतलब यही होता है। उसकी मैस्कुलिनिटी की सोच बिल्कुल फ्लॉड थी, शायद इसीलिए क्योंकि उसने जो भी सीखा था वो सिर्फ उन मिसोजिनिस्ट से सुन के सीखा था जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लोरीफाई करते हैं और औरतों को नीचा दिखाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बेवकूफ आदमी के शब्दों का एक मासूम दिमाग पर कितना गहरा असर हो सकता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ सरफेस लेवल की नहीं थी, बल्कि एक डीपली रूटेड प्रॉब्लम भी थी। पूरा सिस्टम ये समझने में जूझ रहा था कि जेमी को सही रास्ते पर लाने के लिए कौन से करेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए। इस क्राइम को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था, लेकिन फिर भी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जेमी के साथ क्या किया जाए। जो भी हुआ था उसका जेमी पर बहुत गहरा असर पड़ा और ऐसा लगता है कि चाहे उसके साथ जितने भी करेक्शनल मेजर्स लिए जाए, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। जेमी के पेरेंट्स और उसकी बहन भी उसके साथ ये ट्रॉमा जी रहे थे और उनकी हालत और भी ज्यादा बदतर थी क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ डिजर्व नहीं किया था। एडी और मैंडा समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे क्या गलती हो गई जो उन्हें इतना भयानक अंजाम देखने को मिला। कहीं न कहीं वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने जेमी की परवरिश ठीक से नहीं की। ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन थी और एडोलेसेंस के एंड तक ये क्लियर हो गया था कि इस पूरे घटना ने एडी को अंदर से तोड़ दिया था। कई बार उसे ये महसूस होता था कि अगर जेमी ने अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के वक्त अपनी माँ को बुलाया होता तो शायद सब कुछ अलग हो सकता था। एडी को लगा कि मैंडा इस सब को और भी बेहतर हैंडल कर सकती थी, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था और एडी कभी भी वो सीसीटीवी फुटेज भूल नहीं सकता था जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। एडी का बर्थडे था और पड़ोस के कुछ बच्चों ने उसकी कार पर नॉन्स लिख दिया था। ये देखकर एडी का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि उसे पता था कि इसका क्या मतलब होता है। उसका मन था जोर जोर से चिल्ला के ये कहने का कि वो कोई सेक्स ऑफेंडर नहीं है और उसका बेटा कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, आखिर में उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसे पता था कि उसके बेटे ने क्या किया था और ये दुख उसके और उसकी फैमिली के साथ जिंदगी भर रहने वाली थी। एडी और मैंडा ने आखिर में एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन की जिसमें उन्होंने ये समझा कि उन्हें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई थी या शायद वो कुछ चीजें और बेहतर कर सकते थे। जेमी ने अपने पापा को कॉल किया उन्हें बर्थडे विश करने के लिए और उसने बताया कि अब वो अपना स्टांस बदल रहा है और कोर्ट में गिल्टी प्ली करेगा, यानी अपना जुर्म कबूल कर लेगा। एडी एकदम शॉक हो गया, उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन जैसे ही उसने गिल्टी शब्द सुना उसके इमोशंस उस पर हावी हो गए। लीसा ने अपने पेरेंट्स से कहा कि इस शेल्टर को छोड़ना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे फेस करना ही पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। एडी और मैंडा को भी समझ आ गया था कि ये सही फैसला है क्योंकि वो हमेशा सच्चाई से भाग नहीं सकते। मुझे लगता है कि अब जब जेमी ने गिल्टी प्ली करने का फैसला कर ही लिया है तो उसकी ट्रायल के बाद उसे जुवेनाइल करेक्शनल सेंटर में भेज दिया जाएगा और अथॉरिटीज ये सुनिश्चित करेंगी कि जेमी की रिलीज से पहले उसे सही असिस्टेंस और केयर दी जाए ताकि वो जिंदगी को एक नए नजरिए से देख सके। ये जेमी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये समझने के लिए उसकी सोच कितनी गलत थी। जेमी के पेरेंट्स के लिए भी ये एक अलग जंग थी। समाज ने उन्हें अलग कर दिया था और खासकर एडी के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे लगता है कि एडी की बेटी ने सीरीज के अंत में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था। उनके पास इस मुसीबत से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें लोगों का सामना करना ही पड़ेगा और जो कुछ भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करना होगा। एडी और मैंडा के लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल था कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। अब आगे से उन्हें अपनी जिंदगी का हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ेगा।